गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीएससी समीक्षा अधिकारी यानी आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है और अपने 33 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसमें यह है टेस्ट नंबर 34। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। देखिए, हर टेस्ट में बताया 140 प्रश्न आएंगे जीएस के। 5 दिसंबर 2021 को एग्जाम है इसका, और 60 प्रश्न आएंगे हिंदी के। तो दोनों की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मेरिट जो बनेगी दोनों को मिलाकर बनेगी। 1/3 की माइनस मार्किंग है, जो कुछ भी ना आए उसी को छोड़ना है। तो नंबर 1 है नागोया प्रोटोकॉल। संबंधित है किससे? ये इंपॉर्टेंट है। नागोया प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्जाम में पूछ ली जाती हैं फेर बदल करके। तो किससे संबंधित है यहाँ पर? नागोया प्रोटोकॉल जैव अपशिष्ट के सुरक्षित हस्तांतरण से नहीं है, ओजोन क्षति को रोकने से नहीं है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से नहीं है। ओजोन क्षति के लिए तो वो है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच तथा उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित और न्याय संगत साझाकरण से संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। तो आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित और न्याय संगत साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय का एक पूरक समझौता है। अब इसका उद्देश्य और उत्तरदायित्व को देखें तो देखिए, आनुवांशिक या जेनेटिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण तथा इस प्रकार जैव विविधता के संरक्षण एवं दीर्घकालिक उपयोग में योगदान देना है इसका उद्देश्य नागोया का। उत्तरदायित्व है नागोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच, लाभ, साझाकरण और अनुपालन के संबंध में उपाय के लिए अनुबंधित पक्षों के लिए मुख्य उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है नागोया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, इसमें अंग्रेजों की विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है, उन पर विचार करके बताइए कौन सा सही है। देखिए, बक्सर के युद्ध ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की नींव रखी और बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व संबंधी दीवानी अधिकार प्रदान किए। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, सी है इसका आंसर। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये पूछ लिए जाते हैं फेर बदल करके, याद रखना इनको। नंबर 3 पर आ जाइए। वर्ष 1883 का एल्बर्ट विल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध लगाने से नहीं था, ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता से। ठीक है, इससे ही था। बी है इसका आंसर। देखिए, 1883 में लॉर्ड रिपन के वायसराय काल के दौरान, ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन वायसराय था, ठीक है, या कौन गवर्नर जनरल था, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो जो एल्बर्ट विल विवाद हुआ वो लॉर्ड रिपन के वायसराय काल के दौरान हुआ 1883 में। तो इसमें हुआ क्या? वायसराय काउंसिल के एक विधि सदस्य सर कॉर्टनी इल्बर्ट ने विधान परिषद में एक प्रगतिशील विधेयक पेश किया। इस विधेयक में भारतीय द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई और ब्रिटिश एवं भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने के लिए प्रावधान किया गया। देखिए, यह विधेयक जो है वो श्वेत समुदाय में एक विशाल विरोध का कारण बना। उन्होंने श्वेतों के मुकदमे की सुनवाई के लिए भारतीयों की क्षमता पर प्रश्न उठाया और एल्बर्ट विल के विरोध का भारतीयों द्वारा प्रतिकार किया गया। हालांकि अंग्रेजों को शांत करने के लिए विधेयक में संशोधन किया गया। इसने यूरोपीय ब्रिटिश विषयों जो कि आपराधिक कृत्य के आरोपियों के मुकदमे से संबंधित थे की सुनवाई का अधिकार जूरी को दिया, और यह एक मिश्रित जूरी थी जिसमें कम से कम आधे राज्यों का यूरोपीय या अमेरिकी होना आवश्यक था। ये इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन, इसको जो है पढ़ लीजिएगा कम से कम 2 बार 3 बार। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, गांव में पंचायतों, मध्यवर्ती और जिला स्तर के सभी सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा होता है। प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और यह प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किए गए। बिल्कुल, गांव में पंचायतों, मध्यवर्ती और जिला स्तर के सभी सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा होता है। सही है ये बात। और ये जो प्रावधान है बिल्कुल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किए गए संविधान में। ठीक है, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा सीएजी को पद से हटाने से संबंधित प्रावधान का उल्लेख नहीं है क्या? सीएजी भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय से संबंधित सभी लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है
और सीएजी राज्य के लेखा परीक्षण से संबंधित रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। और एक और रह गया कि अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के स्वतंत्र पद की व्यवस्था करता है। इनमें से एक स्टेटमेंट पक्का गलत है, वो कौन सा गलत है? देखिए ये तो करेक्ट है, 148 में प्रावधान है इसका। और सीएजी राज्य के लेखा परीक्षण से संबंधित रिपोर्ट को राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। और सीएजी भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय से संबंधित सभी लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है, ये भी सही है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा सीएजी को पद से हटाने से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर किसके राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर एवं मुद्रित सहित अधिपत्र के द्वारा की जाती है। ठीक है। और संविधान ने सीएजी की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं। कौन कौन से हैं वो प्रावधान? एक तो है उसे राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो गलत हो गया पहला वाला विकल्प, संविधान में है प्रावधान। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता सीएजी, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है सीएजी, भले ही उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। और उसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं सीएजी के। सीएजी हटेगा कैसे? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटते हैं, प्रसाद अपरांत नहीं है राष्ट्रपति के, भले ही राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नंबर 6 पर आ जाइए। संसद की प्राक्कलन समिति में निम्नलिखित में से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसद की प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 ये लोकसभा से होते हैं। एक है लोक लेखा समिति, उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, एग्जाम की फेवरेट है, यूपीएससी की बड़े प्रश्न बने लोक लेखा समिति से। तो संसद की प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 के 30 जो है लोकसभा से लिए जाते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता और ये संसद की सबसे बड़ी समिति है सदस्यों के मामले में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा, 101वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा, 103वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, चारों विकल्प में एक ही बात अलग है कि कौन सा संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये जीएसटी वाला पूछा गया था यूपीपीसीएस में इस बार। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में। बाद में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इस संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 338B, इसे भी याद रखिएगा। तो अब अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह कौन सा पिछड़ा वर्ग आयोग एक सांविधिक निकाय ना होकर एक संवैधानिक निकाय है। इस आयोग की बात करें हम, एक इसमें अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 इसमें अन्य सदस्य होते हैं और वो सारे के सारे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रित सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखिए आयोग के सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें भी जो है राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अलग से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल को कौन निर्धारित करता है? संसद करती है, प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी वही है जिसको अधिकार है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की सेवा शर्तें निर्धारित करने का, मतलब इसका उत्तर जो है वो राष्ट्रपति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तो राष्ट्रपति को। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण या संस्था है। ठीक है, इसी के लिए पागल हैं सारे स्टूडेंट वर्तमान में। देखिए संविधान के भाग 14 में 10(4)(14) में अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी की स्वतंत्रता, उसकी शक्तियों और उसके कार्यों के साथ इसकी संरचना तथा सदस्यों की नियुक्ति व उनको पद से हटाने का जो है विस्तृत प्रावधान मौजूद है इन्हीं अनुच्छेदों में। यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में एक तो होता है अध्यक्ष और कुछ होते हैं अन्य सदस्य। ठीक है, कुछ कितने होते हैं वो निर्धारित नहीं है और वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं सारे के सारे। संविधान ने राष्ट्रपति को यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया है।
और यूपीएससी का जो अध्यक्ष है और सदस्य है कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से ही राष्ट्रपति के द्वारा उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित संपूर्ण खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और ये संसद में मतदान के अधीन नहीं है। ठीक है, मतदान हो सकता है क्या इन पर? नहीं हो सकता। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट संचित निधि पर ही भारित है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन संपूर्ण खर्चा जो है भारत की संचित निधि पर ही भारित है और इस प्रकार ये संसद में मतदान के योग्य भी नहीं है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तित होती है तब राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों से स्वतंत्र होता है और राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के साथ ही अनुच्छेद 19 स्वतः पुनः प्रभावी हो जाता है। देखिए, पहले ही बताया होगा कि जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी जो आपके मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तित होती है तब राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों से स्वतंत्र होता है। इसका मतलब यह है कि निलंबित हो गए अनुच्छेद 19, तभी तो राज्य स्वतंत्र हो गया। तो ये बात सत्य है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति हो जाएगी, वो हट जाएगा, तो अनुच्छेद 19 में जो वर्णित अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, वो पुनः प्रभावी हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों की दोनों बातें ये जो हैं सत्य हैं और सी है इसका आंसर। तो देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तित होती है तब राज्य जो है अनुच्छेद 19 द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों से स्वतंत्र होता है और किसी भी कानून या, क्योंकि ये निलंबित हो जाते हैं इसलिए स्वतंत्र हो गया राज्य। ठीक है, किसी भी कानून या कार्यकारी कृत्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है। और इसमें कितने मूल अधिकार हैं 19 में वर्णित? 6। और ये अनुच्छेद 19 भारतीयों के लिए है या विदेशियों के लिए है या दोनों के लिए हैं? केवल भारतीयों के लिए हैं ये। ठीक है, 6 के 6 जो हैं ये। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के साथ ही अनुच्छेद 19 स्वतः पुनः प्रभावी हो जाता है और आपातकाल के दौरान अधिनियमित कोई भी कानून जो अनुच्छेद 19 के विपरीत हो अप्रभावी हो जाता है। तो दोनों की दोनों बातें सत्य हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक संख्या 11 पर आ जाइए। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ये भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु में प्रवेश करते हैं। ये विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं। शीतकाल के दौरान रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत है और इन चक्रवातों के द्वारा कराई गई वर्षा रबी की फसल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। रबी की फसल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, खरीफ की? देखिए, चक्रवात लिखा है। बिल्कुल, रबी की फसल के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है महत्वपूर्ण है और शीतकाल के दौरान रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में शीतकाल में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कैस्पियन सागर में थोड़ी उत्पन्न, कैस्पियन सागर कहाँ, मेडिटेरियन कहाँ? ठीक है, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। तो गलत है, बी वाला स्टेटमेंट। ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। तो ये जो विक्षोभ है वो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, ना कि कैस्पियन सागर में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियमित हुए थे? एक एलिफेंट वाला प्रोजेक्ट 1992 का, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का, 1973। तो सेकंड वाले में जहाँ जहाँ 1973 है नहीं है उसको एलिमिनेट करिए सबसे पहले। तो इन तीनों में है, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर 1992 का है, 95 का नहीं है, 72 का नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो हो गया वो 1973 का हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया 1992 का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा गलत है। यहाँ देखना जरूरी है कि पूछा क्या है, सही है पूछा है, सही नहीं है पूछा है। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, किसी पर्वत से निकलकर नदियाँ जो हैं सभी दिशाओं में बह रही हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? अरीय प्रतिरूप कहा जाएगा। करेक्ट है स्टेटमेंट। और अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं, मतलब अरीय के। ये भी बात सत्य है, दोनों की दोनों बातें सत्य हैं। तो चूंकि दोनों बातें सत्य हैं तो अपना आंसर, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है, डी है इसका आंसर। तो उपर्युक्त दोनों के दोनों कथन सही हैं, इसलिए सही उत्तर डी होगा।
जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अर्य मतलब रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। और अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली जो नदियाँ हैं इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्न पहाड़ियों वाला बेलिकोंडा समूह या रेंज संरचनात्मक हिस्सा है किसका? नीलगिरी पहाड़ियों का, पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का, कार्डमम पहाड़ियों का? यह है पूर्वी घाट का। तो बेलिकोंडा रेंज या बेलिकोंडा हिल्स एक कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है जो कि पूर्वी घाट पर्वत प्रणाली का हिस्सा है। बेलिकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और प्रायद्वीप भारत अवशिष्ट पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, जैसे कि नल्लामला पहाड़ी, बेलिकोंडा पहाड़ी, जाबादी पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी और पालकोंडा रेंज। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा सही है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। क्या बात सत्य है ये? और जलमग्न होने के कारण यह संकीर्ण पट्टी है, जिस कारण ये पत्तन एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान नहीं करते। देखिए, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। जलमग्न होने के कारण यह एक संकीर्ण पट्टी है जिस कारण ये पत्तनों यानी बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। ठीक है, गलत है दूसरा वाला, पहला वाला करेक्ट है, तो ए है इसका आंसर। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जो हैं वो जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। जलमग्न होने के कारण यह एक संकीर्ण पट्टी है और पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां जो है वो प्रदान करता है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। इसी कारण तो प्रदान करता है ये। देखिए, उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तट को इन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं वो? गुजरात का कच्छ और कठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। ठीक है, ये हो गए इस एरिया के। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर तथा दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे जीएस के। इंपॉर्टेंट है इसकी एक्सप्लेनेशन। इनकी प्रैक्टिस कम से कम 2 बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।